जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की डिमांड चैप्टर की क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता दें कि ये चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा तो आपको 1-2 दिन बाद जो अपना एप्लीकेशन है लेला एजुकेशन क्लासेस वाला, उस पर आपको शायद हम लोगों को अभी बैच अपडेट करने में थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन 1-2 दिन के अंदर में फिर वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर में फोल्डर के अंदर में यू विल फाइंड चैप्टर वाइज क्लासेस एंड विद इन ईच चैप्टर यू विल फाइंड द एमसीक्यूज रिलेटिंग टू इट। एमसीक्यूज का डिस्कशन हम आपके साथ में आफ्टर यू हैव सॉल्व्ड इट देन आई विल डू द डिस्कशन। मतलब आई विल नॉट बी सॉल्विंग एमसीक्यूज विथ यू राइट नाउ, पहले आप लोग उसको ट्राई कर लेना एंड देन इन सम एमसीक्यू स्पेसिफिक क्लासेस हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई विल वांट कि आप पहले एमसीक्यूज को खुद से प्रैक्टिस कर लो। सो लेट अस स्टार्ट विद लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि डिमांड क्या है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज एट द गिवन प्राइसेस। हम लोगों ने सीखा था कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी होगी, अगर आपको ये अलग अलग प्राइसेस पे बताया जाए दिस इज डिमांड, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक प्राइस की बात की जाए तो इट इज क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और डिमांड फंक्शन। शेड्यूल इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। हम लोगों ने सीखा था इंडिविजुअल डिमांड भी हो सकता है, मार्केट डिमांड भी हो सकता है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट्स कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। सिट्रस पैरेबस अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सो देयर इज अ इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अदर फैक्टर्स में अपने लोगों ने सीखा कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सीखा। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटेगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम लोगों ने कहा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है तो हमारे गुड की डिमांड घटती है, वो गुड्स जो साथ साथ में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो हमने कहा कि जो व्हीकल्स की डिमांड होगी, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स की डिमांड होगी, वो कम हो जाएगी। इनकम के रिगार्डिंग हमने कहा 2 तरीके के गुड्स होते हैं, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स के साथ में नॉर्मल सी चीज होती है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। इंफीरियर के साथ ठीक उल्टा होता है, ये लोअर क्वालिटी गुड्स होते हैं, तो इनकम बढ़ने पे इनकी डिमांड कम हो जाती है और इनकम घटने पे इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये भी हम लोगों ने सीखा। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में हम लोगों ने कहा कि इफ देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो फिर डिमांड विल इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज है तो डिमांड विल डिक्रीज। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, गवर्नमेंट डिमोट करेगा तो डिमांड घटेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड घटेगा। एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की उम्मीद है तो डिमांड बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस गिरने की उम्मीद है तो डिमांड गिरेगा। लॉ ऑफ डिमांड से हम लोग रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड से आज से हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एज वी नो कि लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में थोड़ा इश्यू आ गया था, तो यहां से हम लोग वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है? तो इसका सबसे पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये हमने आपको लिखवा दिया था इतना पहला दूसरा पॉइंट? ओके। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग भी इसको पॉज करके नोट कर लेंगे जब हम आपको समझा दें तब। तो डिमांड के ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट करने के क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें कहा गया कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है डिमांड की, उसकी यूटिलिटी भी कम होती जाती है। जैसे अगर हम एक के बाद दूसरा यूनिट खरीदेंगे तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होगी, और यही बात हमको कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि पहले के बाद दूसरी की नीड कम होती है, दूसरे के बाद तीसरी की नीड और कम होती है। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड या हमारा क्वांटिटी बढ़ता जाता है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। ठीक है, अगर यूटिलिटी कम होती जाएगी तो हम उसके लिए कम पैसे देना चाहेंगे या ज्यादा?
कम। तो एक सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है उसकी यूटिलिटी कम होती है, और अगर यूटिलिटी कम हो रही है तो हम उसके लिए पैसे भी कम देना चाहेंगे। तो इट इज अ वेरी सिंपल फैक्ट कि हमारा डिमांड तभी बढ़ेगा जब प्राइस घटे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपके साथ में डिस्कस किया था कि अगर एक के बाद हमको दूसरी शर्ट परचेज करनी है, तो अगर हम एक खरीद चुके हैं तो दूसरे की हमको उतनी नीड नहीं है, तो हम दूसरा तभी खरीदेंगे जब उसकी प्राइस कम हो। ठीक है, हमको कोई ऑफर दिया जाए कि 1 पे 2000, बाय 1 फॉर 2000 बट बाय 2 फॉर 3000, तो हमको लगेगा कि दूसरे वाले के लिए तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। तो दूसरे वाले की भले ही कम नीड है लेकिन उसकी प्राइसिंग भी कम हो जाएगी, तो हम उसको फिर परचेज कर सकते हैं। तो एक और चीज है जिसमें हमने लिखी है कि डिमांड कर्व टेक्स द शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व। तो जो अपना यूटिलिटी का कर्व होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे करके यूटिलिटी भी डिक्लाइन करता है। टेक्निकली इसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, हम लोग आगे इसके बारे में सीखेंगे। मतलब उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन करती जाती है। इस वजह से जो डिमांड भी है वो भी हम कह सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्लाइन करती है, प्राइस घटता है तभी डिमांड इंक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर एक सिंपल सी बात देखता है, कितनी प्राइस और कितना यूटिलिटी। वो चाहेगा कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिले। तो अगर प्राइस कम मिल रही है तब तो जा करके उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज उसकी डिमांड नहीं करेंगे। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमसे क्या कहता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम पे इफेक्ट आता है। रियल इनकम का मतलब होता है उसकी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे से फॉर एग्जांपल ओके, सो आई वाज सेइंग कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इनकम इफेक्ट में क्या होता है। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है और किसी प्रोडक्ट का प्राइस 25 रुपए है, तो आपके पास में 4 यूनिट खरीदने की परचेजिंग पावर है। 100 रुपए की इनकम, 25 रुपए का दाम, 4 यूनिट खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रियल इनकम। अब अगर वो प्रोडक्ट 25 की जगह 30 रुपए का हो जाए तो हम 3 ही यूनिट खरीद पाएंगे, लेकिन मेरी इनकम आज भी 100 रुपए ही है, तो हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है। इस परचेजिंग पावर को हम लोग कहते हैं रियल इनकम। तो जब भी प्राइस में बदलाव आता है हमारी नॉमिनल इनकम पे कोई बदलाव नहीं आता है। किस पे बदलाव आता है? रियल इनकम। तो अगर गुड महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम कम खरीद पाएंगे, तो कम खरीदेंगे भी। सो प्राइस बढ़ने पे रियल इनकम घट जाती है, इस वजह से हमारी डिमांड घट जाती है। और प्राइस घटने पे हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, इसलिए हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और प्राइस कम होने पर या बढ़ने पर हमारी रियल इनकम कम हो जाएगी, इसलिए डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या आप लोगों को क्लियर थे? पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि क्योंकि आगे बढ़ने पर क्यों लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ता जाएगा यूटिलिटी गिरेगा, इसलिए उसका प्राइस भी गिरना जरूरी है। वैसे ही करके इनकम इफेक्ट, कि जब प्राइस बढ़ता है तो हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, इस वजह से हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। हमारा गुड दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर लैपटॉप का, चलो हम कहें कि लेनोवो के प्राइसेस घट गए, लेनोवो के लैपटॉप के प्राइसेस घट गए। ठीक है, इन जनरल आप मार्केट में देखेंगे तो लेनोवो थोड़ा सस्ता बिकता है डेल के मुकाबले, तो लेनोवो के प्राइसेस गिर गए, तो लेनोवो हैज सब्स्टिट्यूटेड डेल इन मेनी प्लेसेस। अगर लेनोवो का दाम गिर जाए तो लेनोवो डेल को सब्स्टिट्यूट कर देगा कि नहीं कर देगा? डेल लैपटॉप भी बिकता है, लेनोवो बिकता है। अगर लेनोवो सस्ता हो जाएगा तो लेनोवो विल सब्स्टिट्यूट डेल। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर कोई चीज महंगी हो जाए, जैसे हम कहें कि कोई एक प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया, मान लो हमने कहा कोई सा भी प्रोडक्ट,
टेक एन एग्जाम्पल, हमने कहा वेब कैम्स, तुम लोग को मालूम है इधर बीच जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मान लो कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के दाम बड़े महंगे हो जाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का वेब कैम, जैसे लॉजिटेक का अपने कैमरा यूज़ करते हैं, तो लॉजिटेक के कैमरा का दाम अचानक से बढ़ गया, तो अगर कोई कैमरा अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट्स इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो हमारा गुड सब्सटीट्यूट हो जाता है, और अगर हमारा गुड सस्ता हो जाए तो हम दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्या? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इज दिस क्लियर? इनकम इफेक्ट इज इनकम के घटने बढ़ने पर क्या इफेक्ट आता है, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज हमारा प्राइस घटने या बढ़ने से सब्सटीट्यूट, हम कितने को सब्सटीट्यूट कर पाएंगे या कितने लोग हमको सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसे हम लोग कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अच्छा ये बताओ, अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें तो इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव या नेगेटिव? इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव या नेगेटिव? नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटता है तो डिमांड घटती है, समझ रहे हो? और फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो ये शब्द अपने को कहना आना चाहिए। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या लिख रहे थे? प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, वाई? ओन गुड will substitute other goods. Sorry. Own good will substitute other goods. और प्राइस बढ़ने पे, अच्छा प्राइस घटने पे ओन गुड विल सब्स्टिट्यूट अदर गुड्स, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल इंक्रीज। और प्राइस बढ़ने पे ओन गुड विल बी सब्स्टिट्यूटेड, देयरफॉर क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। तो दिस इज कॉल्ड एज क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग कहते हैं एंट्री या एग्जिट ऑफ कंज्यूमर्स। नए कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं अगर किसी चीज का दाम सस्ता हो जाए तो। इंटरनेट का जब कॉस्ट रिड्यूस किया तो इंटरनेट के कई नए यूजर्स मार्केट में आए कि नहीं आए? आए। तो एंट्री ऑफ न्यू यूजर्स होता है अगर प्राइस घट जाए तो। और कोई चीज अगर महंगी हो जाए तो बहुत से एग्जिस्टिंग यूजर्स मार्केट छोड़ करके चले जाते हैं। कोई चीज जो आज के समय में से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा महंगी हो गई, मान लो कि कोई एक खाने पीने का कोई एक सामान हो गया, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर गुड विच हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हाँ बोलिए, तुम लोग कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं ले पाते हो। चलो, कोई भी एक ऐसा गुड जो कि से फॉर एग्जांपल आज के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, मान लो कि हमने कोई एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डायमंड ले लिया या कोई एक ऐसा गुड ले लिया जो कि, हाँ आईफोन्स, चलो अच्छा बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, तो हालांकि पहले भी थे, तो हो सकता है कि उसके एग्जिस्टिंग यूजर्स मार्केट छोड़ करके चले जाए। तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो नए यूजर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग यूजर्स मार्केट छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो जब नए यूजर्स मार्केट में आएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, और जब एग्जिस्टिंग यूजर्स मार्केट छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। आप कहेंगे सर यही तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाज डिफरेंट। सब्स्टिट्यूशन वाज कि हम एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, फिर आपके प्रोडक्ट पे स्विच कर गए। एंड एंट्री या एग्जिट इज कि पहले हम इस मार्केट में थे ही नहीं, अब हम नए नए इस मार्केट के अंदर में एंटर कर गए। जैसे टाटा की जब नैनो आई तो कई लोग जो कि पहले 4 व्हीलर हो सकता है यूज नहीं करते थे, या फिर मारुति ऑल्टो जब आई थी, तो ऑल्टो वो 800 जो है मारुति 800, तो फिर वो जब आई तो फिर कई लोग हो सकता है जो कि पहले 4 व्हीलर सेगमेंट में नहीं थे, फिर वो मार्केट में एंटर कर गए, ठीक है।
चलिए, तो जब प्राइस घटती है तो न्यू यूजर्स एंटर द मार्केट, और प्राइस बढ़ने पे एग्जिस्टिंग यूजर्स लीव द मार्केट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस विल इंक्रीज। तो डिमांड विल इंक्रीज। और जब भी प्राइस बढ़ेगा तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस विल डिक्रीज, देयरफॉर डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। यस और नो? बड़ा ही अजीब सा एग्जांपल दिमाग में आया है, मटर। मतलब सर्दियों में मटर बहुत सस्ते हो जाते हैं, है ना? तो देखो कितने ऑल्टरनेटिव यूजेस, हर एक चीज में मटर, ठीक है। सो चूड़ा मटर एंड ये मटर एंड मटर की ही सब्जी, तो मटर इज वेरी, व्हाई? प्राइस डिक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस इंक्रीजेस, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए तो फिर उसके नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी आज महंगी हो जाए तो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस में लेकर के आएंगे। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी इज मोर ब्रॉट इनटू यूज, क्योंकि वो हो सकता है बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी से सस्ती हो कंपैरेटिवली। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो फिर इट्स नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस विल डिक्रीज। जैसे पेट्रोलियम जैसे जैसे महंगा हो रहा है उसके नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अब फिर पेट्रोलियम केवल जो नेसेसरी यूजेस है वहीं पे लेकर के आया जाए, जहां जहां हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे नॉन कमर्शियल व्हीकल्स में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं तो रिप्लेस कर दें, फिर धीमे धीमे करके कमर्शियल व्हीकल्स में पेट्रोलियम को अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो रिप्लेस कर दें। तो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस बढ़ जाते हैं अगर प्राइस घट जाए, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस विल डिक्रीज, सो द डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। ये रीजंस थे किस चीज के? फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेप्शंस। क्या कोई डिफरेंस होता है बिटवीन द वर्ड assumption एंड एक्सेप्शन? यस, व्हाट इज द डिफरेंस? वो कांस्टेंट है। तो एक्सेप्शन में सर जो लॉ, जैसे अगर कोई लॉ है अगर उसका कोई एक्सेप्शन तो वो लॉ वहां पे ट्रू नहीं है। तो एक्सेप्शन में क्या होगा कि भले ही आपके सारे अजम्पशंस ट्रू हैं फिर भी लॉ ऑफ डिमांड इन चीजों पे अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड इन चीजों पे अप्लाई नहीं करेगा। और अजम्पशन क्या है कि अगर अजम्पशन नहीं आपने फॉलो किया तो फिर वो लॉ ही अप्लाई नहीं करेगा कहीं पर भी। लेकिन भले ही आपका अजम्पशन ट्रू है फिर भी इन चीजों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। कौन सी वो चीजें जिनके ऊपर वो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है? सबसे पहला है आपका गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ये कौन से गुड्स हैं? दे आर अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। दे आर नॉट इंफीरियर, दे आर अ काइंड ऑफ इंफीरियर एंड लो प्राइस्ड गुड्स। कम दाम वाले गुड्स हैं whose demand increases with increase in price, increases with increase in price, increases with increase in price, and demand decreases, क्या कह सकते हैं? डिमांड, जस्ट अ मिनट, हैंग कर गया। लेट मी स्टार्ट अगेन। आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखिए इसको। डिमांड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस एंड इट डिक्रीजेस विद
decrease in price. Whose demand increases with increase in price? And decreases with decrease in price. चलो भाई, अब सुनो इसके बारे में। ये एक काइंड ऑफ इंफीरियर गुड था। तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। दिस टर्म वाज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। आप नाम भी लिख सकते हैं, रॉबर्ट गिफिन, एंड ही वाज अ प्रीटी फेमस इकोनॉमिस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो क्या देखा गया उस दौरान में कि ब्रेड के लिए ऑब्जर्व किया था स्पेसिफिकली, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर में ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही थी। अब हम क्या कहेंगे कि अगर ब्रेड की प्राइसेस, जैसे हमारे लिए रोटी है, अगर हम इंडियन सेंस में बात करें, आटा, चावल, ये सब क्या है? गिफिन गुड्स हैं। आप कहेंगे सर ये इन्फीरियर है, कैसे करके? लेकिन इनको गिफिन की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि अगर आटा महंगा हो गया या हम कहें कि विदेशों में ब्रेड महंगा हो गया, तो इन दैट केस सब कुछ महंगा हो रहा होगा, बाकी भी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। आटा अगर बढ़ रहा है उसका दाम, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे होंगे। यस और नो? सो क्या ये पॉसिबल है कि लोग ब्रेड से स्विच करके बर्गर पे चले जाएं, पिज़्ज़ा पे चले जाएं? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन ब्रेड। तो वो ब्रेड से शिफ्ट होकर के बाकियों पे नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रेड इज स्टिल अ चीपर ऑल्टरनेटिव। यस और नो? तो इस वजह से देखा गया कि अगर ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो लोगों के हाथ में और पैसा जो पहले बचता था वो कम बचने लगा। तो पहले हो सकता है कि वो वंस इन अ वीक दे यूज्ड टू गो फॉर पिज्जा, बट अब वो भी पैसा नहीं बच रहा, तो फिर दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन क्या? ब्रेड इटसेल्फ। वो ब्रेड के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। हमने कहा कि सब्जियों में चलो आलू का दाम बढ़ा, बाकी भी सब्जियों का दाम बढ़ा, लेकिन अगर आलू इज अ वेरी बेसिक कमोडिटी, अच्छा हम अपने हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि वीट के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं, राइस के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं, डज नॉट मीन कि यू विल स्विच टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, बिकॉज अदर ऑल्टरनेटिव्स विल बिकम मोर कॉस्टलियर, वो और ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएंगे। तो गिफिन गुड्स में कहा गया इनकी प्राइस बढ़ने पे इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? तुम लोग को डिमांड कांस्टेंट नहीं रहेगी, डिमांड और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाएगी, जैसे इसको आप ऐसे समझो कि पहले हम फिर भी और ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर लेते थे ब्रेड के साथ, आई कुड हैव सम अदर ऑल्टरनेटिव्स आल्सो, बट अब उन ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी हमारे पास में इनकम नहीं बच रही है। आप बात समझ रहे हो? उन ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी हमारे पास में इनकम नहीं बच रही है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना, बट ऐसा ही ऑब्जर्व किया गया कि जब अगर ब्रेड महंगा हो गया, तो हमारे पास में बाकी कमोडिटीज के लिए भी ज़्यादा इनकम नहीं बची। तो इन दैट केस हमको ब्रेड के ऊपर ही अपनी डिपेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। ठीक है? डू यू नो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिफिन पैराडॉक्स? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स में एक लाइन है, वो आपको लिखवाएंगे अभी। कहा गया कि गिफिन पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ये तब होता है, गिफिन गुड्स की डिमांड तब बढ़ती है प्राइस के बढ़ने के साथ, जब इनकम इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब ये आपको सुनने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट हम आपको एक बार लिखवा देंगे ताकि कभी अगर अपने से एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो फिर वी शुड नो अबाउट दिस। बट गिफिन पैराडॉक्स सेज दैट कि अगर हमारा इनकम इफेक्ट ज्यादा है, जैसे हमने क्या कहा कि ये बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से आपकी इनकम कम हो जा रही है, रियल इनकम कम हो जा रही है। गिफिन गुड्स की प्राइस बढ़ने से आपकी रियल इनकम कम हो जा रही है। तो अगर आपकी इनकम इफेक्ट ज्यादा है, मतलब रियल इनकम पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम है, मतलब बाकी लोग हमको सब्सटीट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस अल्टीमेटली हमारी डिपेंडेंसी इसी इंफीरियर गुड के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? तो इसे हम लोग कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट ये एक लाइन जरूर से हम लोग लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं इसको, गिफिन पैराडॉक्स। The principle of law of demand is violated
मतलब ये वर्क नहीं करता है। इन केस ऑफ गिफन गुड्स, इन केस ऑफ गिफन गुड्स, this happens when income effect is greater than substitution effect। इनकम इफेक्ट किससे ज्यादा है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ कुछ लिख लेते हैं। व्हीट, राइस, ब्रेड। दूसरा है वेबलिन गुड्स। गिफिन गुड्स का ठीक उल्टा है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या है? ये आपके लग्जरी गुड्स हो गए। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई लग्जरी गुड है, नोबडी वुड, जैसे आपने अभी एग्जांपल लेते हुए कहा कि आईफोन का दाम सर बाद में जाकर के सस्ता हो जाता है। नोबडी वुड वांट टू बाय एन आईफोन एट ₹40,000-50,000। उसको लेकर के मजा नहीं है। मजा तभी है जब उसको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में खरीदा जाए। यस और नो? सो in that case what we can say कि Veblen goods are those goods which are being bought because of their high prices। yes or no? so Veblen goods का मतलब ये हो गया कि they are articles of distinction। एक पेंटिंग खरीदा आपने, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की पेंटिंग खरीदा, कोई नहीं पूछेगा। आप 50,000 की पेंटिंग खरीदो तो उसका फिर एक अलग ही वैल्यू है। तो Veblen goods are those goods which are being bought because of their luxury और because of their rareness, uniqueness, exclusivity। कितने सारे शब्द हो गए। एक्सक्लूसिव होने के कारण जब उसको खरीदा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वेबलिन गुड्स। तो जितना ज्यादा उसका प्राइस रहेगा उतना ज्यादा वो एक्सक्लूसिव होगा, रेयर होगा, और उतनी ज्यादा फिर उसकी डिमांड होगी। क्लियर है बात? जैसे कोई ऑक्शन में अगर कोई गुड्स वगैरह चला जाए, ठीक है, कुछ पूछेंगे? कुछ अगर ऑक्शन किया जाए या फिर अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई भी और रेयर पेंटिंग है तो इन दैट केस हम लोग उसको वेबलिन गुड कह सकते हैं। लिखिए, those goods which are rare या exclusive, their demand increases with increase in price। also called as Veblen effect। ठीक है। सो फॉर बोथ, दोनों के लिए ही, गिफिन एंड वेबलिन गुड्स, आपको मालूम है डिमांड कर्व कैसा बनता है? वेबलिन और गिफिन दोनों के लिए ही डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से। डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। पॉजिटिवली स्लोप्ड माने अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो दो एक्सेप्शंस पढ़ाए हमने आपको, एक गिफिन और दूसरा वेबलिन। और हमने आपको सिखाया गिफिन पैराडॉक्स, इन केस अगर वन सेंटेंस में अपने से पूछा जाए। फिर इसके बाद वी हैव प्लेंटी ऑफ अदर एग्जांपल्स आल्सो। जैसे हम लोग कह सकते हैं नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स कौन से हो गए? जो कि बहुत कंपल्सरी हैं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह। तो मेडिसिन क्या प्राइस के घटने या बढ़ने से जरूरी है उसकी डिमांड ऑल्टर हो? नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं नेसेसिटी गुड्स के ऊपर में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। प्राइस बढ़ेगी लेकिन फिर भी हो सकता है डिमांड न घटे, या प्राइस घटे लेकिन फिर भी हो सकता है डिमांड न बढ़े। ठीक है, डिमांड मे नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस।
डिमांड मे नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस। फिर उसके बाद एक आता है आपका फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। जैसे मान लो हम कहें कि आज किसी एक गुड का दाम बढ़ा, लेकिन कल वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, परसों और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो इन दैट केस जैसे जैसे करके प्राइस बढ़ेगी फिर भी डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। सो इन दैट केस अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, देन द डिमांड विल स्टिल इंक्रीज। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्टॉक्स की, तो डिमांड अपने बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है फ्यूचर में और महंगा होगा। हालांकि वहां पे हमारा कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, इफ फ्यूचर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, if future prices are expected to rise, then demand may increase with increase in price। ठीक है? Is this clear? Okay. Now, please focus. ये हो गया अपना गिफन गुड्स, वेबलिन गुड्स, नेसेसिटी, फ्यूचर। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या लग्जरी गुड्स करके हम एक अलग से भी पॉइंट बना सकते थे, बट आई हैव कवर्ड दैट इन वेबलिन गुड्स। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन समझ जाओगे ना? वेबलिन गुड्स में कहीं एक एरो लगा करके लिख दो ना, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, जो आपको बाकियों से अलग करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, हम आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट सिखाते हैं रिलेटिंग टू डिमांड फंक्शन। जैसा कि हमने कुछ एमसीक्यूज में देखा था, पूछा जाता है, उसके बेसिस पे हम आपको सिखा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मान लो अगर लिखा जाए, आई एम कोटिंग एन एग्जाम्पल, इसको सुनना ध्यान से देखिए। अगर हम आपसे कहें कि क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल टू 200 माइनस 2p प्लस 0.5y, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स कि हमारी डिमांड प्राइस के साथ इनवर्सली वेरी करती है और इनकम के साथ पॉजिटिवली वेरी करती है। तो क्योंकि प्राइस के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप विथ प्राइस, तो बताइए क्या ये एक एक्सेप्शन है? क्या ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है? तो नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है ना कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है? यस, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या ये गिफन या वेबलिन गुड्स की कैटेगरी में आएगा? नहीं। अच्छा, इनकम, वाई का मतलब हो गया इनकम, इनकम के साथ में पॉजिटिव साइन है, दिस इंडिकेट्स क्या? दिस इंडिकेट्स इट इज अ नॉर्मल गुड। बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्यों है? बिकॉज, बताइए क्या है? पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव रिलेशनशिप। विथ इनकम। ठीक है? अच्छा, अगर हम कहें कि दिस इज 200 प्लस 0.5p प्लस 2y, तो प्राइस के साथ में पॉजिटिव रिलेशन तो होता नहीं है, लेकिन आपने इसका लिख रखा है, इसका मतलब इट इज गिफन या वेबलिन गुड्स। यस और नो? इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड।
एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। और अगर हम कहें कि आपने इनकम के साथ पॉजिटिव साइन बना रखा है, इसका मतलब, अच्छा इनकम के साथ पॉजिटिव बना रखा है तो इसका मतलब नॉर्मल गुड है। इनकम के साथ पॉजिटिव साइन का मतलब क्या, नॉर्मल गुड है। लेकिन अगर इनकम के साथ नेगेटिव साइन बना दें, इसका मतलब इंफीरियर गुड है। तो एक नेगेटिव का भी लिख लो, इसका मतलब हो गया इंफीरियर गुड होना। इनवर्स रिलेशनशिप विथ इनकम। पॉजिटिव होता तो नॉर्मल गुड होता। तो फिर वो वेबलेन तो हो ही सकता था। इनवर्स रिलेशनशिप विथ इनकम। इज दिस क्लियर? अब हम लोग इस चैप्टर के एक लास्ट पोर्शन पर आते हैं, विच इज एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। रेडी ऑल ऑफ यू? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक्सटेंशन, contraction and increase या decrease। लिख लिया यहां तक? डन? अब सुनिए, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में। डिमांड के बढ़ने या घटने के, डिमांड के बढ़ने या घटने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक होता है आपका प्राइस, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो फिर डिमांड घटेगा, प्राइस घट रहा है तो फिर डिमांड बढ़ेगा। और एक होता है अदर फैक्टर्स। तो जब भी प्राइस की वजह से चेंज आए, हम लोग उसे कहते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ने की वजह से, अगर हम कहें कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घट रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बढ़ने की वजह से जब भी डिमांड घटे, और जब प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। लेकिन जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़े, अच्छा अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे हमारे रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज, जैसे मान लो हमारे सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारा इनकम बढ़ गया कंज्यूमर का, डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम घट गया, डिमांड घट जाएगी। अदर फैक्टर्स और कौन कौन से हो सकते हैं? पॉपुलेशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से, कम ऑन, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे? इंक्रीज। और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड घट जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे? डिक्रीज। उसे हम नाम देंगे डिक्रीज। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घटा तो कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड घटा, डिक्रीज। प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ा, एक्सटेंशन। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ा, इंक्रीज। तो डिमांड बढ़ने पे एक्सटेंशन या इंक्रीज, घटने पर कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज। प्राइस की वजह से हो रहा है एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज। अब सुनो, जब भी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। तो जब एक्सटेंशन होता है हम इसे कहते हैं देयर इज
rightwards movement along the demand curve. There is rightwards movement along the demand curve. Along the demand curve. और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देयर इज लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. देयर इज लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है, तो राइटवर्ड्स मूवमेंट और लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसका मतलब क्या हुआ? छूट गया ऊपर का? कहाँ पे? अदर फैक्टर्स की वजह से अगर चेंज है तो एरो बना के हमने दिखाया है ऐसे. अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड घटे ऐसे ठीक है. तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि जब प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो इस केस में क्या होता है, यहां पे हमने बनाया क्वांटिटी, यहां पे हमने बनाया प्राइस. तो जब प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, अब मान लो ये पहले अपना प्राइस था, अब प्राइस घटा तो डिमांड इतनी हो गई, तो जब प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है हम लोग इसे क्या बुलाते हैं? एक्सटेंशन. और इस केस में आप डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाते हैं, तो ये हो गया अपना क्या? एक्सटेंशन. ठीक है, ये हो गया अपना एक्सटेंशन. फिर लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट. जब भी डिमांड घटने की प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घटे तो हम लोग कहते हैं देयर इज अ लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट. जैसे यहां पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट रही है, लेकिन आप डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे और इसे हम लोग क्या नाम देंगे? लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. तो जब भी एक्सटेंशन होता है देयर इज राइटवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है देयर इज लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. वंस अगेन, एक्सटेंशन पे राइटवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इज दिस क्लियर? अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है? इंक्रीज के केस में देयर इज राइटवर्ड्स शिफ्ट. देयर इज राइटवर्ड्स शिफ्ट. अब क्या होता है? प्राइस में तो चेंज आया नहीं, चेंज किस में आया है? अदर फैक्टर्स में आया है. तो मान लो पहले अपनी ये डिमांड कर्व थी, अब इतनी ही प्राइस पर हमारी डिमांड और ज्यादा हो गई है, तो हम इसे कहेंगे देयर इज राइटवर्ड्स शिफ्ट. पहले इतनी प्राइस पर ये डिमांड थी, अब इसी प्राइस पर और ज्यादा डिमांड है, तो वी विल कॉल दिस एज राइटवर्ड्स शिफ्ट. तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? इंक्रीज के केस में. और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा बताइए? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिक्रीज के केस में. तो फिर से राइटवर्ड्स मूवमेंट किसमें? कम ऑन, राइटवर्ड्स मूवमेंट किसमें? एक्सटेंशन. लेफ्टवर्ड मूवमेंट किसमें? और राइटवर्ड शिफ्ट किसमें? इंक्रीज. लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसमें? ठीक है. अच्छा, नया कर्व किसमें फॉर्म हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज में. लेकिन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, सेम कर्व पे मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस का चेंज आ रहा है और इसमें अदर फैक्टर्स का चेंज आ रहा है. ठीक है, दिस इज क्वांटिटी and here we have क्या? price. Is this clear everyone? Come on fast. जल्दी से एक रैपिड फायर खेलते हैं, उसको खत्म करते हैं. कभी रैपिड फायर खेला है? स्टार्ट किया जाए? तुम लोग अब लिखने में पूरा समय लगाओगे. नहीं रुकिए, अभी नहीं लिखे हैं. लिख लिया? अरे प्रोजेक्ट कॉपी बना रहे हैं क्या? ग्लिटर पेन वगैरह से भी लिखेंगे अभी. कर दिए? चलिए
सो एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। ठीक है, इन्हीं 4 में से आपको कोई एक पिकआउट करना है। स्टार्ट करें? आपको इन 4 में से कोई एक पिकआउट करना होगा, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, सब लोग साथ में आंसर करोगे कि एक एक करके पिकअप करके करें? एक एक करके। अच्छा, तो ऐसे एकदम हो गया। चलो आप बताइए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ा तो हमको सीधा बताइए, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अदर, साथ के, ये वो बगल के आजू बाजू के सब नहीं। अगर बढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा तो हमारे गुड में डिक्रीज। नेक्स्ट आप बताइए, अगर इनकम राइज किया तो रितेश? इंक्रीज। कैसे मालूम? हमने कहा इंफीरियर गुड है। डिक्रीज। ठीक है, प्राइस बढ़ा तो? प्राइस बढ़ा तो? अरे प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है नालायक। कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ा तो? हमको फाइनल आंसर बताइए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इंक्रीज। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ा तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ेगी ना, उसे क्या नाम देंगे? इंक्रीज। अगर फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो इंक्रीज होगा। अगर इनकम बढ़ जाए और हमारा इंफीरियर गुड है तो? इनकम बढ़ जाए और इंफीरियर गुड है तो? सही कह रहे हो, क्या कह रहे थे? डिक्रीज, करेक्ट है। पॉपुलेशन बढ़ जाए? इंक्रीज। अगर हम कहें सब्स्टिट्यूट का दाम कम हो जाए, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया तो? डिक्रीज। ठीक है, इजी है। आई होप दिस इज इजी। अच्छा, और कोई रह गया? हाँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व है तो? और तुम कहोगे कि सर ये तो चीटिंग हो गया। हाँ, डिक्रीज। हाँ, और राइटवर्ड्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है तो? राइटवर्ड्स मूवमेंट है, शिफ्ट नहीं है, राइटवर्ड्स मूवमेंट है। एक्सटेंशन। बाजू वाला इस लाइक, अरे इतना नहीं मालूम तो एक्सटेंशन। राइटवर्ड्स मूवमेंट है तो एक्सटेंशन, लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन। छाप लीजिएगा, छाप लीजिएगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अरे दिखा देंगे, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। सबको समझ में आ गया ये टॉपिक डिमांड वाला? इंक्रीज में ये था कि अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है तो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया, हमारी प्राइस में चेंज नहीं आया, अदर फैक्टर्स में जब भी चेंज आए, जैसे रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी अदर फैक्टर है, ठीक है, तो अदर फैक्टर्स में जब भी चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड बढ़े, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज। तो जैसे सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग हमारे गुड का ज्यादा डिमांड करेंगे, इंक्रीज। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया, हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज। इनकम बढ़ गया, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज। पॉपुलेशन बढ़ गया, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज। फ्यूचर की प्राइस बढ़ने वाली है, हमारी डिमांड बढ़ गया, इंक्रीज। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इंफीरियर गुड है और इनकम घट गया, इन सभी केसेस में इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, सो नाउ we shall continue with the next chapter, elasticity of demand, from the next class. It is going to be a very important and very interesting chapter. So हम लोग next class में इसको continue करते हैं. Thank you so much students. Bye bye.